अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद साराना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। काबीना में तब्दीलियाँ हो गई और वो आपके सामने ही है। शौकत तरीन साहब को बिल आखिर फिर एक बार जो ख़जाना है पाकिस्तान का वो उनको मिल गया। हमाद अज़हर कुछ दिन रहने के बाद उन्हें तवानाई दे दी गई। उमर अयूब जो है वो इक़्तिसादी अमूर के जो है वज़ीर बन गए। फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। फवाद चौधरी साहब को हमने कुछ अर्सा पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि अगर हुकूमत के पास कोई वज़ारत इत्तलात के लिए कोई प्रॉपर बंदा है तो वो फवाद चौधरी है। तो उनको पहले ही अगर ना इधर उधर किया जाता तो इतनी कबाहतें जो बाद में देखने में आई वो ना होती। वो एक प्रोफेशनल और हम तो उन्हें कहते हैं वो पूरे सहाफ़ी हैं, पार्ट टाइम वो वज़ीर इत्तलात भी हैं और उन्हें सहाफ़त की और नफ्सियात की और सहाफ़ियों की नफ्सियात की वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर उन्होंने तो ख़ुद को साबित भी कर दिया कि भाई वो वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी हुए, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को साबित किया। वापस उन्हें मिल गई है शिबली फराज, एक बड़े शायर बाप के बेटे हैं, उनको वज़ारत साइंस दोबारा मिल के देखते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन असल हमारा फोकस तो चूँकि वज़ारत इत्तलात है जो हमसे बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है, उसमें फवाद चौधरी साहब एक दफ़ा फिर वापसी की है। और वैसे तो मैं सुनता आया था कि टोपी घुमाना और टोपी पहनाना ये दो मुहावरे थे, लेकिन ये मैंने एक ही वक्त में होते देखे। तो वफाकी काबीना में जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने टोपियाँ घुमा भी दी और टोपी पहना भी दी। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, एक टोपी फिट है फवाद चौधरी की, बाकी लोगों ने अपने आप को साबित करना है। शौकत तरीन साहब का जहाँ तक मामला है तो पहले शौकत तरीन साहब को ये पहली दफ़ा तो आए नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें पता नहीं क्या हुनर दिया है कि हर हुकूमत की वो मजबूरी होते हैं। और पाकिस्तान के अगर इमरान खान ये कहते हैं कि 35 साल तबाही के हैं और इक्तिसादी तबाही के हैं, तो शौकत तरीन साहब तो इसके बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़जाना रहे और वो मुसलसल ख़जाना के गिर्द रहे। क्या कशिश है ख़जाने में या उनमें जो वो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, इस पे बात करेंगे। और आज की एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि जहांगीर तरीन साहब के हमरा 21 MPs और 6 MNAs और 2 वुज़रा जो थे वो आज इकट्ठे हुए और उन्होंने आज राजा रियाज साहब ने बात की। उनका ये कहना था कि अगर इंसाफ ना मिला तो फिर हम अपने फैसले करने पे मजबूर होंगे। यानी कि आज बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जहांगीर तरीन साहब के साथियों ने ये कह दिया कि अगर जहांगीर तरीन को इंसाफ नहीं मिला तो फिर ये इतना बड़ा ग्रुप जो है वो अपने फैसले करेगा। और अगर पंजाब में ये 21 MPs अब विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को PTI से, तो शायद बुजदार हुकूमत के रहने का जवाब भी बाकी नहीं रहता। इस हवाले से ये बहुत अहम तरीन आज का दिन है और ये जो अखड़ था जहांगीर तरीन साहब के घर पे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट तस्वुर किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब बात जो है वो अब जो मारूफ जुमला है मरियम साहिबा का आर्या पार वहाँ पहुँच गया है। एक तरफ इमरान खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो जहांगीर तरीन को उनके करीब नहीं होने दे रहे। सियासत में दीवारें नहीं खड़ी होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बहुत दीवारें अपने इर्द गिर्द खड़ी कर दी हैं। ये दीवारें कहीं उन्हें तनहा ना कर दें या नारकली की तरह वो दीवारों का हिस्सा ही ना बन के रह जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ खिड़कियाँ जो हैं दीवारों में चले बना दी जाएँ ताकि सफोकेशन ना हो। और तांग झांक जो है वो कहते हैं कि तांकते झांकते रहा कीजिए, खिड़कियां बेसबब नहीं होती। फिर आज KPK के अंदर एक बड़ा दिलचस्प चीज़ सामने आई और जहां पे KPK के मुशीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगश, मुशीर बराए तवानाई हिमायतुल्लाह खान और मुआविन खुसूसी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन गज़ल जमाल ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। ये क्यों दिया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करा दूँ आपसे। पैनल आपके लिए भी नया नहीं है, मेरे लिए भी नया नहीं है। एक ऐसी केमिस्ट्री बन गई इस पैनल की आपस में कि मैं जब बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये तीनों मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इनसे ही प्रोग्राम सजता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे हर दिल अजीज़ प्रोफेसर नईम मसूद साहब, और आज बड़ी खूबसूरत शर्ट पहनी है। जब वो ऊपर आए तो हर तरफ से उसकी तारीफ़ हुई। मियाँ सैफुर रहमान साहब आज खालिस अवामी अंदाज में मौजूद हैं, वास्किट पहनी हुई। मैं तो ये समझा था कि काबीना में कहीं एक टोपी उनके सर पे भी रखी जा रही है। एहसन ज़ियाद साहब लहजे के हवाले से, अपनी गुफ्तगू के हवाले से बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी, सीधी खड़ी बात करने वाला है। मान है मेरे आज पैनल के तीनों जो शिरका हैं वो आपके लिए भी नई नहीं है। मैं आगाज़ ज़ियाद से, ऐसा क्या समझते हैं जहांगीर तरीन साहब वाला जो मामला है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है? देखिए एहसास मुझे तो बिल्कुल है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो उनके
उनकी कश्ती में सुराख कर रहे हैं और नजर नहीं आ रहा। कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो यके बाद दीगरे हुई हैं और डेफिनेटली ये बड़ी अहम तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ साइमल्टेनियसली वाकयात हो रहे हैं जो पूरे मुल्क के अंदर जो रियासत का एक निज़ाम है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और सियासी जो पोलिटिकल निज़ाम है भी आ रहा है हमें कि यके बाद दीगरे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे अफरा तफरी और बेचैनी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन साहब का जहां तक ताल्लुक है तो मैंने शायद आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये बड़ी मुश्किल होगी इमरान खान साहब के लिए ऐसे शख्स को जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं, उसके अंदर जो अगर वो मुजरिम साबित नहीं हुई लेकिन उसके अंदर वो मुलजिम उनसे कैसे मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली 30 के करीब जो लोग हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि एक पैरेलल जो है एक जो क़यादत थी पीटीआई के अंदर जो सोची जाती कि कोई आएगा इमरान खान साहब के सामने या नहीं आएगा, तो मुझे तो कोई इसमें मुगालता नहीं है कि जहांगीर साहब एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पर तैयार किए जा रहे हैं जो इनके कंपेटिटर होंगे इमरान खान साहब के। डेफिनेटली इमरान खान साहब एक नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के वो फेम तो नहीं है जहांगीर तरीन साहब के पास, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। पावर के अंदर जो पैसा चलता है, जो इन्फ्लुएंस चलता है, वो उसके अंदर बहुत जबरदस्त साबित हुए हैं। बहुत कम ऐसे होता है सदान 30-35 हुकूमत के अंदर मौजूद हो और वो सब के सब जाके मिल जाए और फिर वो जेलों में या अदालतों में साथ किसी के जाए। पाकिस्तान में ये भी बड़े काम हमने देखने में हमें मिला, क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स, उसमें जो हुकूमत होती है तो पोजीशन में जाने का सोचता भी नहीं है वो, तो किसी के साथ एक के साथ दूसरा बंदा नहीं चलता। यहाँ के करीब लोगों का चले जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके अंदर ये है कि अब चीजें क्लैरिटी के सामने आ रही है। खान साहब मैंने उस वक्त कहा था जैसे जैसे वो जिद पे अड़े रहेंगे तो ये चीजें आगे की तरफ फटती जाएंगी। राजा रियाज साहब का कहना कि जनाब अब फिर कुछ सीरियसली भी सोचेंगे तो डेफिनेटली अगर वो कुछ सीरियसली सोचते हैं तो चीजें कहीं और तरफ जाती हुई मुझे तो नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ देखें कि ये जो चीजें हैं, उसके अलावा आपकी जो कैबिनेट है उसमें जो तब्दीली, वजारतों में जो तब्दीली आई पर, और इसके साथ साथ देखें एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो लाहौर में हुई और एक तंजीम को कलेदम करार दिया गया, अफरा तफरी इंतशार भी देखी साइमल्टेनियसली। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे पहले उनके जो हेड थे रिजवी साहब, जो बड़े उनके जो वाले साहब हैं, तो उस वक्त भी पुलिस मिशन किया था तो कोई ऐसा मसला नहीं पैदा हुआ था, लेकिन कौन सी कुव्वतें उन्होंने उनके बेटे को साद रिजवी की गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पे उसकी फुटेज बना के इस तरह फेंक से एक रिएक्शन जन्म लिया और वो कंट्रोल करना अभी तक मुश्किल हो रहा है। लाहौर के अंदर अब तक भी जो सिचुएशन चल रही है, मैं चूंकि बहुत सारी चीजों के साथ इन टच हूं तो मुझे अंदाजा है इस वक्त अभी तक सीरियस सिचुएशन है। उसके साथ साथ तीसरा बड़ा देखें, अभी लाहौर में चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप एक और महाज खोल देते हैं, वो है रायबंड की रहाइश गाह मियां नवाज साहब की। उसको गिराने के लिए आपको पता है कि पिछले दिनों में पूरे कंटेनर और पूरा एक्सेस जाके मौजूद हो गया। तो ये गवर्नमेंट के जो मशीर है, मुझे समझ नहीं आ रहे ये लोग हैं जो साइमल्टेनियसली इतने महाज उनके लिए क्रिएट करते चले जा रहे हैं कि जिसको शायद फिर वाइंड अप ना, वो कहते हैं ना जी, वो दांतों से जो गिरे लगाई जाती है फिर गलत किस्म की दांतों से खोलनी पड़ती है। ये चीजें तो उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा मियां साहब, अब ये एहसन का तो ये कहना है कि जी मुलाकात इसलिए मुमकिन नहीं है कि उन पे बहुत सारे मुकदमात हैं और वजीर आजम उनसे कैसे मिलेंगे। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा अचंबा तो नहीं, मुकदमात तो खुसरू बख्तियार के गिर्द भी घूमे, लाहौर के भी बहुत सारे लोग हैं जी जिनके ऊपर मुकदमात थे और वो की कस्टडी में भी रहे, वो इमरान खान से मिलते हैं। मुकदमात की तो अब आदत सी होनी है, बल्कि सियासतदान पे मुकदमा ना हो तो ऐसा लगता है जैसे इसका मेकअप नहीं हुआ काम होता है, अगर उसमें ना हो। मैं तो बल्कि एक शेर बना रहा था, खाम खा मुझे तो शेर कहने भी नहीं आते कि जी बहरे मुकदमात बना दिए घोड़े हमने। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यार पकड़ो इसको, इसकी शक्ल नहीं छाप बना दो यार, ये जो मरियम है ये बहुत बोलती है, इसमें मुकदमा बना दो, कंटेनर भेज दो। कि आज मुझे पटवारी का पता नहीं कई सालों के बाद एक फोन आया, उसने कहा जी आपकी भी जमीन हो। मैंने कहा यार कहाँ पे? उधर ही जाती उम्र के मैं कहा भाई जी हम जुड़े थे, मेरा मुकदमा बना कर नहीं हो सकता। जमीन जो है वो आपने जमीन दो नहीं होगी, वो वही है। नहीं वो तो होगी, लेकिन हो सकता है कि आपने जायज तरीके से बनाई हो। मैंने जायज हो सकता है खरीदी थी। अच्छा बाहर बनाई क्या तो आप कह रहे हैं ना, इसमें भी कुछ शरारत लग रही है। बनाई नहीं थी, खरीदी थी बाहर। आप मेरे साथ की मैं दोबारा आता हूँ। मेरा एक सवाल देखे, ऐसा भी अपनी गुफ्तगू में ये एक बात बहुत फ्लो में कही, लेकिन इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए कि साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के फौरन बाद अचानक ऐसा लगा जब
पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया और ये इतनी जल्दी इतनी तेजी से रद्द-ए-अमल आ नहीं सकता, इतनी तेजी से रद्द-ए-अमल आया, ऐसा लगा कि जैसे चीजें तैयार थी और सिर्फ एक 1 2 3 गो का इशारा मिलना था। क्या कहते हैं आप? देखें साराना, आपके मुल्क में गुज़श्ता 2.5-3 साल से तबादलों की समझ नहीं आती। वो हालात में फौरी तब्दीली आ जाए, इकोसिस्टम में फौरी तब्दीली, आपकी काबीना में फौरी तब्दीली आ जाए, आपके बेहतरीनों की बदतरीनों में तबादला हो जाए, ये आपके यहाँ चलता रहता है। देखिए, जब वजीर आजम पाकिस्तान पूरा दिल खोल के पूरा वो जो उनकी फसाहत बलागत है उसे एक स्टेटमेंट की तरह बुनियाद नहीं लाएंगे, लोगों को पास नहीं बैठाएंगे, जैसा आपने फरमाया कि खिड़कियां जरूर, तब तक मामला सडन ही और ये कोई अभी नहीं वैसे राना बदले, हम अपनी मनपसंद तजरिए किया करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ 1986 से मेरी सियासत पे नजर है, ऐसी तब्दीलियां हर दौर में आती जाती रही हैं। हर दौर के तरीन हुए हैं, हर दौर के बेहतरीन हुए हैं, हर दौर के बदतरीन हुए हैं। मुझे आजकल जो लगता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है ना पाकिस्तान की, वो बड़ा फादरली खेल रही है। नून लीग को भी बिजी किया हुआ है, पीटीआई को भी बिजी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बिजी किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पार्टी जान छोड़ दे हुकूमत की, जरा किसी एक को तो खुल के खेलने दें, शायद बदल जाए हालात। इमरान खान के बदले ना बदले, हमारे तो बदल सकते हैं। ये जो मैं इमरान खान के बदले ना बदले कि अगर वो सख्त फैसले लेते हैं, मुमकिन है वो हार जाएं, इसके लिए किसी को कुछ करने दीजिए। ना बेनजीर को करने दिया गया, ना नवाज शरीफ को करने दिया गया। मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूं कि मुझे यकीन है कि ना इमरान खान को करने दिया जा रहा है। रही बाल्टी की इसकी बात की जिसके आपने कहा बाप बड़ा मरूफ था और इस वक्त पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। देखें, वो कहते ने ना राणा के हथा दियां दित्तियां दंदा ना खोलनियां पैंदियां, ये भी तो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी। तो ये कभी उनसे भी पूछें कि भाई मामला क्या है, अचानक आपका दिल भर क्यों जाता है, क्या मामला? वो जिस तरह आपने कहा ना कि वो अभी आपने दिबाचे में कि फुआद का आना वापस आना बड़ा जरूरी था, तो वो मुझे याद आ गया, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना जरूरी था। तो इसलिए इस सारे चक्कर में एक चीज को जहन में रखें, वो अवाम है जिसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। एक बात मैं चंद लम्हे मियां साहब के ज्यादा ले जाऊं, ये एहसन के एक जुमले पे ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन आप बात मैं कहता हूं, मैंने पिछली दफा भी एहसन को कहा था, एहसन का एक फायदा होता है जबकि प्रोग्राम में आते मुझे मेकअप नहीं करना पड़ता, जो हल्का करता हूँ ये वैसे ही मेरा रंग लाल कर देते हैं अपने जुमलों से। अच्छा, देखें, बात यह है कि एक नई काफ लीग बनाने जा रहे हैं, उसमें तरीन का नगीना फिट करेंगे, पीटीआई अंगूठी में काफ लीग का नगीना फिट होगा, तरीन काफ लीग के नगीने उस तर्ज की एक नई काफ लीग बनने जा रही है। वजह क्या है कि पीपल पार्टी की आकबत नाअंदेशी ये साबित कर चुकी कि अगले 10 साल में वो पंजाब में नहीं, तो पीटीआई चलेगी, नून लीग चलेगी और ये तरीन का नगीना चलेगा। मियां साहब, अगर हम ये बात मान लें कि जी जो तरीन साहब का नगीना जो है वो काफ लीग की अंगूठी में फिट होगा, तो तरीन साहब की अपनी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, एक सवाल और कर दूं फिर आप उससे बात करेंगे कि अभी जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और सैफ साहब वो रिजवी साहब के हवाले से जो हम कह रहे थे, उसमें अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो FATF हम पे लटकती तलवार और फ्रांस उसका हिस्सा है, ग्रे लिस्ट में है, हम पूरी कोशिश के बावजूद नहीं निकल सके। तो क्या इस कल ये जो 4 दिन पहले मामला हुए उनको उस FATF वाले इशू से भी जोड़ा जा सकता है? FATF की भी बात कर लेते हैं, अभी बड़ी अच्छी बात की वो नगीने वाली जो बात है, माजी का ब्यौर भी आपके सामने, ये सारे तजुर्बात होते रहे हैं और कहीं ना कहीं बैठ के ज्यादा महलूल बनाए जाते हैं। आपको पता ही है, सारा ये केमिकल लैब होती है जहां पे क्राइसिस सिनेरियो स्टडी किए जाते हैं, कॉन्टिंजेंसी प्लान्स बनते हैं, बुला के लोगों को हदायत भी जारी की जाती हैं। वाकईतन ये है कि अब यह है कि कोई अगर काम करने का कोई एक स्टेट क्राफ्ट का मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल मिसिंग है, यानी गवर्नेंस का मॉडल नहीं आप बना पा रहे, यानी आप चेहरे बदल रहे हैं। आप देखें यार चेहरे से मासूम है, इसका वैसे बड़ा ईमानदार है, ये पर्सनली मैं तो ऐसे कहता हूं कि पर्सनली ईमानदार है लेकिन रियासती तौर पे बेईमान है। ये तो वो बात होगी, यानी कि मैंने जी यार ये सारी जिंदगी ध्यानदार है,
लेकिन रियासत के अमूर में वो बदयानत से मुराद है कि संभाल नहीं अगर को पा रहा या अपनी कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहा, मैं तो उस इस्तारे के साथ बात किसी बंदे की जाती शराफत, मैं वही कहता हूँ अपनी जाती शराफत या एस्टेब्लिशमेंट, वो पिया जो सुहागन वही जो पिया मन भाई, तो यह साहब भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सुहागनों को आगे आने दे मैदान में। एक चीज हो पब्लिक मैंडेट, वो मैंडेट को भी थोड़ा सा खिलखिला के वाकई आगे थोड़ा सा अपने तौर पे असर्ट करने दे। आप मतलब समझते हैं कि असर्ट नहीं करने दिया जा इमरान खान को? अब मैं समझता हूँ, यानी उसकी वजह वो खुद भी है ना, ये समझते हैं, मुझे यकीन है वो खुद भी तो एक कोई सौदा कह लें, डील कह लें, ढील कह लें, किसी एक अंडरस्टैंडिंग से आए ना जी, क्योंकि वो तासुर तो खुद ही देते रहे कि अभी हम पांचली उठेगी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको किसी जगह बुलाया गया और समझाया गया कि भाई ये पैर की उंगली की इस तरह खुल करना बात करो, और जो जी साथ उनके मामला चलते रहे उन लोगों के इल्म में है। चलिए ठीक है, हम ये नहीं कहते, हम इस तरह को माइनस कर ही नहीं रहे। मुल्क के अंदर सिक्योरिटी का एक इशू है या बना दिया गया या जब या बैन अल-अक़वामी या भारत के साथ या खिते में, उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, बहुत से ममालिक में है। लेकिन ये है कि आपने कोई मॉडल फिर क्या बनाया उसमें, यानी कि आप सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बात तो करते हैं, फारिग हो जाए, हर कोई आदमी हर कोई दूसरे के मामले दाखिल कर रहा है। मॉडल ये बना है कि मैं सच्चा हूं आप सब झूठे हैं, तो ये मैं सच्चा हूं सब झूठे हैं इससे नहीं होता। पॉलिटिक्स वाकई एडजस्टमेंट्स का नाम है। नहीं, ये तहरीके लब्बैक वाली जो बात है, ये वाकई देखिए इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन का एक बकायदा तूफान है, जिसमें FATF का के पीछे भी जो अनासिर जो कार फरमा, वो आपको पता ही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब यह है कि पाकिस्तान ने इसमें किस तरह की फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करनी है। ये फॉरेन पॉलिसी बड़ा ही मुश्किल इशू है। इसमें आपने अपना जो कहते हैं ना, उसने बॉल पास किया उसको और बॉल गोल कर दिया, यानी इसमें आपने बॉल पास करते करते अपने खिलाड़ियों को आगे तक चले जाना है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी हमियत भी बरकरार रखनी है, अपनी सॉवरेनिटी भी बरकरार रखनी है। चूज को ना जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि FATF में फॉर वोट बड़ा अहम है वो, और अगर EU का कुछ भी 4-5 दिन पहले तो कहीं ऐसा अचानक साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान चौक हो गया। इतनी जल्दी तो रिएक्शन नहीं आ सकता, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तैयारी थी वैसे ही। इंटरनेशनल भी मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल भी प्लेयर्स हैं, हम तो यहाँ बैठे चीज का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे लगा देते हैं। ऐसे ऐसे आप प्लेयर्स जन्म ले चुके हैं दुनिया में जो आप आंख से रोक दें आपसे, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उनके यहाँ गुमाश्ते होते हैं, उनको पे भी करते हैं, उनको तरबियत भी देते हैं, उनको डिसइंफॉर्मेशन की टेक्निक्स भी बताते हैं, अंडर ऑफेंसिव होता है पूरा, उसकी तैयारी होती है। अगर ये नाकाम हो गया सिनेरियो तो फिर ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, साद रिजवी को गिरफ्तारी दिलवाएंगे और साथ ये यहाँ पे शैतानी खेल शुरू हो समझा। आप नहीं समझते कि साद रिजवी साहब की जो गिरफ्तारी थी वो चाहे किसी भी उसमें हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन उसके जो रिएक्शन आया पूरे पाकिस्तान में वो बड़ा हैरानकुन था। आम पाकिस्तान के लिए, इवन हम जैसे साफियों के लिए बड़ा हैरानकुन था कि इतनी तेजी से कैसे रिएक्शन आ सकता। देखिए, आपने बहुत वजह कहा कि कुछ चीजें काफी सारी चल रही हैं, और सैफ साहब की ये बात भी ठीक है कि इसमें क्योंकि इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे और फैक्टर्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरी इतलात है, चूंकि आपको पता है कि हम रिपोर्टिंग दे रहे हैं और क्राइम रिपोर्टिंग स्पेशली मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा इन टच भी रहा हूँ, तो जो कुछ हुआ इसके दौरान बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी शेयर कर लेना। देखिए, हमें जो इतलात मिली है कि सारे जो ऑल पाकिस्तान जो कुछ हुआ यहाँ पर, उसमें जो आम लोगों की जो डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इवन सिंपली सब कराची के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक 7 लोग कराची में इसमें हलाक हुए हैं। पुलिस वालों की डेथ्स आप अलहदा कर दें तो ये कोई 30 से लगभग चीजें ऊपर जा चुकी हैं, और इतलात यही है कि जहां पर ये सब कुछ हुआ है वहां बहुत और भी फैक्टर थे जिन्होंने इन हलाकतों में अपना एक रोल प्ले किया है। और अभी भी इस वक्त जो सूरत हाल लाहौर के अंदर वो ये है कि 7 से 8 हजार लोग इस वक्त जो सेंटर पे मौजूद हैं, और पुलिस के लिए दर्द सना हुआ है कि इस ऑपरेशन को हम कैसे इसको आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने खुद कुछ लोगों इस वक्त ऑपरेशन करने वाले उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी हमें तो लगता है बम पे आगे हम जाएं कैसे, इतने लोगों के साथ हम निपटे कैसे। तो एक बड़ी सिचुएशन है, बड़ी नाजुक सिचुएशन है जिसके अंदर हम इस वक्त घिरे हुए हैं, और इस सिचुएशन से सिंपली इस तरह नहीं निकला जा सकता। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई, जैसे घसीटते हुए ले गए, ये वीडियो बाकायदा से बन गई। इससे पहले भी मैंने कहा गिरफ्तारी हुई थी उनके वालिद साहब की, तो कोई ऐसा इशू नहीं बना हुआ था, बड़े तरीके से। अच्छा, नहीं, एक मिनट, ऐसा जो गिरफ्तारी हुई रिजवी साहब की, और वो
वीडियो जो है वो शेयर हुई, उसमें उन्हें घसीटा विसीटा नहीं किया, गाड़ी से उतार के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। लेकिन उसके बाद जो तूफान आया सोशल मीडिया पे, इवन आप चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आप बेहतरीन इस पे बात कर सकते हैं। जो अब वीडियोज आई जिसमें पुलिस वालों की जानिब से छितर मारे जा रहे हैं, वो कुछ 2 वीडियो जो आई हैं जिसमें वो 2 लोग लेटे हुए हैं और वो मार रहे हैं और अल्लाह अकबर कह रहे हैं, वो उसमें ना किसी पुलिस वाले को दिखाया जा रहा है, ना कोई वो टॉर्चर सेल टाइप कोई चीज लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्लान किस्म की वीडियोज है और खास किस्म का लोगों के अंदर वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की जानिब से वीडियो जारी हो रही हैं, वो वीडियोस हमें भी चूंकि मिलती हैं और उसके अंदर कान पड़ा के मारना, छितर मारना, ये सारी चीजें आ रही हैं। असल ये है कि ये जो सारा इशू था इसको आपने बाय बुक या बाय लॉ चलना था कि अगर कोई हो गया इस तरह की अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा होगी तो पुलिस और रियासती इदारों को आपने कानून के उस एम्बिट के अंदर काम करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ज़हन में रखिएगा कि तशद्दुद जो है वो तशद्दुद को दावत देता है, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, उससे वायलेंस बढ़ता है। और ये एक ऐसी एक नाजुक सिचुएशन है, ये एक ऐसा नारा है जिसके पीछे आपको पता है कि लोग बहुत जज्बाती हैं। इस जज्बातियत के अंदर जरा इसको गलत आपने टैकल कर लिया तो ये कातिफिशा है जिसके दाने पर हम सारे बैठ जाएंगे। इसलिए ये कुछ सिंपली इतना ईजी मैटर नहीं है। ये शहरों के अंदर मौजूद कुछ लोग हैं, और इससे पहले आपको पता है कि ये गवर्नमेंट के ही लोग जो थे इनका साथ दे रहे थे जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर था, और इनके हक में ये करते थे, इनके धर्मों को सपोर्ट करते थे। आगे देखिए, रियासत को एक चीजों में यहाँ तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती के हम मुनाफिकाना पॉलिसी पे चल रहे हैं। हम एक वक्त में दोस्त कहते हैं, दूसरी वक्त में उसको दहशतगर्द या दुश्मन कहते हैं। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो इन्हें हमने यहाँ देखा, यहाँ पैसे भी दिए गए, उनको घरों में भेजा गया, उनको इज्जत और तौकीर भी दी गई, और फिर एक ऐसा मौका आता है कि हम उसी को टेररिस्ट भी कह देते हैं। हमारी ये जो सिचुएशन है, देखिए रियासतें जब इंटरनेशनल सतह के ऊपर मामलात को तय करती हैं तो बहुत क्लियर होती हैं टेररिज्म के हवाले से, और जो इस तरह की सिचुएशन होती है उनकी पॉलिसी बड़ी वाजिया होती है। हमारे तो यहाँ पॉलिसी ही वाजिया नहीं होती। कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं जिसे हमें दोस्त करके बताया जाता है। तालिबान की मिसाल आपके सामने, कभी मुजाहिदीन थे तो इवन आपको याद है कि व्हाइट हाउस में उन्हें शायद फरिश्ता कहकर उनको वहां बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, फिर वही टेररिस्ट करार दिए। तो हमारी ये जो पॉलिसी है इवन हमारी स्टेट के अंदर के, एक तरफ तो हम दोस्त कहते हैं, फिर उनको इज्जत देते हैं, और फिर बाद में टेररिस्ट करा के फिर खौफनाक किस्म का ऑपरेशन भी करते हैं। सो इसकी वजह से हम बहुत बुरी तरह फंसे हैं। हमारी कोई अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी ही मौजूद नहीं है इसके अंदर। नहीं मसूद साहब, क्या हमारी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है? और दूसरी चीज ये कि क्या पाकिस्तान की जो रियासत है वो इतनी कमजोर है कि हम अपने हाथों से कोई जिन बनाते हैं और वो फिर जिन उस बोतल में हम दोबारा भर नहीं पाते, कि जिन बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? और फिर अगर हम ऐसा जिन बना लेते हैं जो हमारे कद से बढ़ जाता है तो फिर वो डेफिनेटली रियासत को चैलेंज भी करता है। लेकिन ये सारी मजबूरियां होती क्यों हैं? सारा ना बड़ी सीधी सी बात है। कोई बुरी सी रियासत आप पकड़ लें जिसे आप फेल समझेंगे ना, इकोनॉमिकली डूबी होगी, वो भी ऊपर आ सकती है। एक सिंपल सा फार्मूला, और आपके आइन में जब 8वीं तरमीम बनी तो वो टर्म ए बन गया। 2 जुमले हैं छोटे छोटे, 2-3 लफ्जों पे, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। जो रियासत फेयर ट्रायल की तरफ जाती है वहां बनाओ ही बनाओ होता है, और जो रियासत ड्यू प्रोसेस में जाती है बनाओ ही बनाओ होता है। अगर ये चीजें नहीं तो हर रियासत में बिगाड़ हो, चाहे अमेरिकन रियासत हो, वो चाहे यूरोप में आप चले जाएं। हमारे यहाँ मामला ये है कि हम करते हैं और अलग बलायताक रख देते हैं आइन को, हम कानून की पासदारी नहीं करते, जिस तरह एहसन ने सारा बताया। हम देखिए, वजीरे आपके दाखिला थे ना, क्या हो गया यार, सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं चलता, घसीटा गया या नहीं घसीटा गया उसको देखा जाता। इसका तो ये तो कोई हाल नहीं 3 घंटे के लिए आप सोशल मीडिया बंद कर दें। हाँ, उसका ये था कि वजीर दाखिला कौम को इत्माद में लेते, वजीर आजम पाकिस्तान कौम पे इत्माद में लेते, या वजीर दाखिला, अब अगर मुझसे कहें तो ये सियासी बात हो जाएगी, जितना आप कहते हैं बिगाड़ हो गया रियासत में तो उन्हें तो रिजाइन दे देना चाहिए था। अब जब इस तरह की ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, रिजाइन दे देना, पूछा जाना, खुद एहतसाबी, बाहमी एहतसाब, ये सारी बातें रियासत को मजबूत करती हैं। जबकि हमारे यहाँ ये है कि आप जिसकी बात करते हैं ना, मियाँ साहब ने बड़ी वो बुकिश बात की और बड़ी दुरुस्त बात की, एकेडमिकली ऐसा ही है कि खारजा पॉलिसी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन यार, जब किसी व्हाइट हाउस में बुला के किसी को फरिश्ता दिया गया तो वो हमने नहीं दिया, हमने तो फॉलो किया। जब तक हम अपने पांव पे खड़े होंगे, जब तक कोई बेनजीर किसी
साहबजादा यकूब को नहीं लेगी, जब तक इमरान खान किसी नाकाम कुरैशी को नहीं लेंगे, टीम के साथ चलेंगे, सियासत के चाल चलेंगे और लीडरशिप होगी, खाली सियासतदान नहीं, लीड होगी, तो फिर आपके दाखिली मामला ठीक होंगे तो आपके खारजी मामला ठीक होंगे। मैं ये कतई नहीं मानता, हमारी स्टेटमेंट ने बहाने बनाए हुए हैं कि वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट की बात। अरे राणा, इसमें 24, 25, 26 एजेंसियां हैं, वो किस खेत की मूली है अगर उन्हें पता नहीं चलता किसी ले जाया गया या वैसे ले जाया गया। बात यह है कि हम अपना काम अपने एहसन तरीके से करें, जिसका जो एजेंसियां अपना काम करें, अपना काम करें, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करें। अब एक दूसरे के हम काम करें तो असल काम बीच में रह जाता है। आपने अपने मुल्क को मजबूत करना है। एक बात कर दूं, सियासत और रियासत अगर आप पाकिस्तान की देखें, भुट्टो हीरो बना, स्मिंट से आया ना, बाद में बगावत कर दी, मोहम्मद खान जुनैद ने बगावत कर दी, नवाज शरीफ ने बगावत कर दी। ये इमरान खान भी मजबूर हो जाएंगे एक भी बगावत करने पे, और इन्हें तब उतारा जाएगा। अभी ये बगावत नहीं कर रहे, बात लिख लीजिएगा। असल मामला ये है कि अपने अपने काम किए जाए और आपके मुताबिक मुल्क जब दाखिली तौर पर आइन के मुताबिक चलता है तो खारजी तौर पर उसे सलाह है, वरना FATF हो या कोई IMF हो या कोई वर्ल्ड हो, वो हमेशा घसीटते रहते हैं। हम यार आप जरा गौर करें राना कि हम अपने लिहाज से कितना बड़ा मुल्क है, हम आईनी एतबार से क्यों इतना बुरा मुल्क है। हमें अपनी आबादी के साथ साथ अपने आइन को, अपने कानून को और अपने जो तफवीर है उसे देखना पड़ेगा, वरना रियासत ठीक नहीं होती, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करेंगे कि जो जाती उम्रा के गिर्द ऑपरेशन की तैयारी हो रही है उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जो बातें की और उसके बाद उनके आपस में जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उस पर भी बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो अभी हम चैलेंज दिया है वो चैलेंज इमरान खान एक्सेप्ट करते हैं या कोई दरमियानी रास्ता निकलता है। एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। एहसन, जाती उम्र में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है, ये क्या हो सकता है, ये क्या गेम पक रही है, इस पे मीडिया ने अभी इतनी हाईलाइट नहीं मीडिया इस इशू को कर रहा है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि उसको जाती उम्र का ऑलमोस्ट घेराव की सी पोजीशन है। और ऐसा लगता है कि अगर जो वहां पे रिजवी साहब की मस्जिद और वो है वहां पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो यहाँ मुझे लगता है ऐसा कि ऑपरेशन हो जाएगा। क्या होने जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम रिएक्ट करेंगे, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि उन पर दहशतगर्दी का पर्चा हो सकता है। ये क्या गेम है लाहौर में। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल इस तरह वो करने जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा ब्रेक भी है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी सोचना शुरू कर दिया कि हम ये इस ऑपरेशन करें या ना करें। असल में होता यह है कि अगर फर्ज किया वो इलीगल भी जगह है तो आपने लॉ चलना है, लॉ के जरिए अगर आप चलेंगे तो आप कोर्ट से कोई डिसीजन लेकर आएंगे और फिर आप ये ऑपरेशन। गवर्नमेंट जो है बाय हुक और बाय क्रुक की सतह पे चली गई है कि ठीक है हम करेंगे। ये जो दे तो दिया उन्होंने ना, सेफ्टी दे तो इवन देन तुले हुए हैं कि हमने ये काम करना है और ये हो भी जाता है। जहां पर आप बाइस्ड हो, चीजें होती हैं, उसकी नतीजा ये था कि राना सनाउल्लाह साहब निकले और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने, उन्होंने फिर डायरेक्ट उनको धमकी दी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो ये उनके साथ पहली दफा नहीं हुआ। उनका मॉडल टाउन वाला घर सबसे ज्यादा खौफनाक दौर उनके लिए मुशर्रफ का दौर था और उस दौर में उनसे घर भी ले लिया गया था। लेकिन जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने वो लिया था घर वापस आके और फिर सरकारी तौर पर रेनोवेशन भी करवाया। बुनियादी तौर पर ये होता है कि ये आप एक अपनी शायद पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। मैं रहा हूं कि इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं जिनकी कश्ती में सुराख कर रहे हैं, वो चाहे क्या शहजाद अकबर साहब हो या शहबाज गिल साहब हो, कुछ देखना पड़ेगा जो सिचुएशन हो रही है। अच्छा, उसमें फवाद साहब का जो मैसेज आया पहले कि जी हम इस पे दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद फिर उन्होंने अगली बात भी की कि हम ये ऊपर करने नहीं जा रहे, हम लॉ के मुताबिक अपने काम करेंगे। भी जो लेटेस्ट इस तरह का जो बयान आया है कुछ है, देखिए हमारे यहाँ अजीब सी चीजें इकट्ठी चल रही हैं। मैं फिर आपसे बात करूंगा कि पैरेलल चीजें चल रही हैं। मसलन ये अगर अराइवमेंट वाला इशू हो जाता है तो आपको पता है कि एक तरफ वो तहरीक के लोग बाहर आए हुए, दूसरी तरफ आपकी मुस्लिम नून के लोग भी बाहर आ जाएंगे। तो कुछ हैंड जैसे जरूर है जो चाह के ये फौरी तौर पर यहाँ कुछ हो। हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कलसूम नवाज साहबा जो थी इलेक्शन लड़ी थी, आपको याद है कि जो कलदम तंजीम है इस वक्त
ये जो लबैक वाले, तो इन्हीं का कैंडिडेट लड़ा था उस वक्त। ये लोग कहते थे ठीक है जी ये जो बड़ा जरूरी है और हम पॉलिटिकली जो है ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको जरा उनका किबला दुरुस्त कर रहे हैं जो इस पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। कौन लोग कहते थे? हाँ, और ये वो पार्टी है जो आपके इलेक्शन प्रोसेस में 22 लाख वोट लिए उसने पाकिस्तान में से। तो इस तरह किसी को पीपल्स पार्टी से बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी से ये बड़ी जमात बन के उभरी है। पहले आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको फैलाते हैं और अब आप उसको एकदम विद द पेन ऑफ स्ट्रोक आप कहते हैं कि जनाब दहशतगर्द जमात। और डेफिनेटली ये सारा जो इम्पैक्ट है ये हमारा चल रहा है और ये चीजें जो है ना ये बिगड़ने की तरफ जा रही हैं। ठीक है। और इसको अगर आप कैसे हैंडल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की जो है वो इस वक्त नाकामी बहुत ज्यादा है। वो आपकी गवर्नेंस हो, आपकी बेरोजगारी, महंगाई, बदअमनी बहुत ज्यादा इस वक्त फैल चुकी है। खुद वो लोग जो मुख्तदर हल्के हैं वो साथ साथ जंगीर किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, आप ये नोट कर लें। वो खुद इस पार्टी के अंदर एक मेन लीडर के तौर पर अपोजिशन के आएंगे क्योंकि जो आपके मुख्तदर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आए। उनको अभी भी पीटीआई सूट करती है। हाँ, इसके अंदर क़यादत रिप्लेस हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर रिप्लेस हो सकता है या इसको इसी के अंदर से कोई नई चीज निकाली जा सकती। तो ये सारी चीजें इकट्ठी अब चल पड़ी हैं और देखें आइंदा चल के क्या होगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि इस दिन पार्टी को तब्दीली मुमकिन है पीटीआई की? जी देखें राणा साहब, तब्दीली जब आएगी तो फिर बड़े बड़े लेवल पे आएगी, फिर हुकूमत ही जाएगी। जब तक इमरान खान ऊपर है और सेमी सही या जिस तरह भी सही एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, बड़ी सीधी 2+2=4 वाली बात है। जबकि सियासत में 2+2 वो आपके और मेरे उस्ताद शामी साहब कहते हैं 5 होता है या 3 होता है। तो मुझे ऐसा फिलहाल, मैं बार बार कहता हूं ऐसा बिल्कुल लोग बदलते रहेंगे, यहां से एक बंदे को उठाएंगे दूसरी वजारत दे देंगे, ये सारे बात चलते रहेंगे। वजह क्या है? इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो से चिराग बुझाने जा रहे हैं ना, जाती उमरा का इस तरह नहीं होगा। आप बुज़दार को मजबूत करें, आप बुज़दार का वजीर आला हाउस खाली करवाएं अगर आप तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली अगर आती तो जिस तरह की बुज़दार की परफॉर्मेंस है पंजाब से शुरू होती, अगर तब्दीली लाना चाहते होते तो नून लीग पीपल्स पार्टी की बात मान लेती, अदम एतमाद ले आती। मैं फिर उसी बात पे आता हूं जो पहले सेशन में या शुरू के सेगमेंट में आपसे कह कि तीनों पार्टियों के साथ तो हमारी प्यारी स्टैब्लिशमेंट फादल ही है, ना कोई तब्दीली आ रही है ना आने वाली है। अगर तब्दीली आती है तो मुतबादिल, कोई मुझे ये भी तो बताए ना। आपको पता है मैं कोई पीटीआई का हमायती नहीं हूं, मैं यार पूरे 2.5-3 माह पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो मैंने पीडीएम की सियासत देखी। 2 प्रोग्राम में देखा है आपने, बड़ी इनकलाबी तब्दीली है। मुझे पीडीएम ने मायूस किया। मुझे जिसे मैं स्टेटमैन कहता हूं, मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे मरियम ने जो है वो मायूस किया। मायूसी क्या है? देखिए मायूसी वो है कि अवाम आउटपुट ना मिले। भाई मैं ये कहता हूं जमहूरियत इसका नाम है ही नहीं कि हुकूमतें गिराएं। जमहूरियत इसका नाम है कि आप एक स्टैंड ले, अपने स्टैंड पे खड़े रहे, उनको बताएं कि ये खरा है ये खोटा है। अब जिसमें से देखो उसमें से खोटा निकल को हुकूमत चाहिए, अवाम भी किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे कोई वो भुट्टो वर्गा नजर, भुट्टो जैसा बंदा नजर नहीं जो कहे एक भुट्टो ये है और एक अवाम है, कोई नहीं। वज़ीर आज़म साहब मैं हूं, मरियम कहती है जी मैं हूं, बिलावल कहता है जी मैं हूं। तो मुझे बताएं तरफ जाऊं, मैं वो अवाम हूं जिसके हाँ चीनी का, आटे का, रोटी का, पानी का, रोटी बहुत बड़ी हकीकत है राना, कोई तब्दीली इसमें देता है। तो अब जब सियासी तब्दीली की कोशिश होती है पीडीएम टूट जाते हैं। जब मुल्क में कोई इंतशार आता है, यक वक्त एक तरफ हुकूमती आकबत अंदेशी जाती उमरा पे हमला कर देती है, इसी तरफ कुछ अहमद का इकट्ठे होके वो लड़ाइयां शुरू कर देते हैं इस्लाम के नाम पे, उससे तीसरी बातों पे। खुदा का वास्ता है ये मुल्क अपना है, ये हुकूमत बेनजीर से लेकर के अब तक आप कितनी हुकूमतें गिराएंगे? मरियम से लेकर और इमरान खान तक सब अपने बैठे सोचे आइन के मुताबिक है कि नहीं चलना। भाई अगर आइन के मुताबिक नहीं चलना तो मेरे वालों राणा भावें तू आवे सवेरे हसन वजीरे आला आ जाए तो मियां साहब नूं वड्डे मियां वाली जगह बिठा दो, यहाँ तब्दीली लंदन बिठा दो। नहीं यार नेड़े अब आप चाहते हैं कि मैं मियां शहबाज शरीफ की बात करूं स्टैब्लिशमेंट के हवाले से, मैं नहीं करनी। ओवर टू जाइए मेरे साथ। अच्छा मियां साहब, अब जो हम यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है वो ये कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त सारी जमातें जो हैं जी वो ड्राई हो चुकी हैं। हाँ हो गई हैं। क्या अब पीछे रह के गया? हम तो एक अनारकी की सूरत हाल में गए। एक तरफ अभी हम उनको काबू, उस जिन को काबू नहीं कर पाए हैं, चाहे हमने कलादम करार दे कुछ भी कर दिया है। जाती उम्र की सूरत हाल आपके सामने है।
सिंध की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। KPK में जो है रिजाइन हो रहे हैं और FATF की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। महंगाई जो है दिन बढ़ रही है। इसमें शौकत तरीन साहब को हम ले आए हैं, चले हुए कारतूसों को अमाल कर रहे हैं। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे और इमरान खान ये कहते हैं कि जी मुआशी बदहाली की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो मुआशी बदहाली के जिम्मे तो वो मैनेजर्स होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मामला को देख, तो उनको तो खुद इमरान खान अपनी काबीना में बार बार ले रहे हैं। तो इमरान को लगता है खुद कुछ समझ नहीं आ रही या फिर कोई ऊपर जो बैठा हुआ है वो इतना तगड़ा इमरान खान की मर्जी नहीं चलने दे रहा। हाँ, ये एक अलग इशू है। देखिए, बात वही है, झगड़ा सारा वही है कि जब आप एक आइन, एक दस्तूर बना लेते हैं निज़ाम हुकूमत मुल्क चलाने के लिए, जिसमें तमाम लोग मिलकर एक फैसला करते हैं, जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं कि जी आइंदा का हमारा ये, हमारी प्रायोरिटीज ये हैं, हमारी तरजीहात हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया, डॉक्टर रिचर्ड बैरेट आए थे, पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा के काउंटर टेररिज्म, काउंटर रेडिकलिज्म के सफीर थे, उन दिनों वो EU के सफीर थे। तो वो यहाँ तशरीफ लाए, मेरा उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, मैंने बातचीत भी की। वो कहने लगा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा, यानी हमारे यहाँ एक तजर्बा गाह बन गया कि हमारी चीज को बाकायदा स्टडी किया जाता है ऑप्शंस के तौर पे, कॉन्टिजेंसी प्लान, जिसको आपने अपने तौर पे एड्रेस नहीं किया। उन वीकनेसेस को कभी इसकी तरफ लाने की तो बात नहीं की। ये सारी वीकनेसेस तब एड्रेस हुए जब आप एक आइन दस्तूर बना लेते हैं, जैसे बड़ी चीफ प्रोफेसर साहब ने बात की, उस पर चलते हैं, फिर ये खुद वो चीजें इवॉल्व होती हैं, फिर आपको चेहरे नहीं देखने पड़ते। लो जी अभी घुस गया, पुराना बंदा हो गया है, अब जी फलाना भी ट्राई हो गया, फलाना अब क्या करें। ये बाकायदा तो हमें कुछ लोग बताते हैं जराए कि जी जो ऊपर बैठे फैसले करने वाले हैं वो ये भी है कि यार सारे बंदे ट्राई कर रहे हैं, उनकी करिए। यानी कि ये होता ही नहीं है, ये लॉग जैम नहीं होता। अगर आप पूरा इर्तिकाई सिस्टम, इर्तिका ये अपने मराहिल तय करता जाए, फिर नए नए चेहरे आते जाते हैं जो आपको जो भी आप जानते हैं। ऐसा आप समझते हैं कि हम एक बंद गली में आ गए और अभी दीवार बंद है और कोई फिलहाल रास्ता नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकली तमाम जमा को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो गई और पीपल्स पार्टी और नून लीग हुई, PTI भी, वो भी एक्सपोज हो गई। मजहबी हमारा जो तबका है उसने आपको एक्सपोज कर दिया कि वो अपने काज में संजीदा नहीं है, बल्कि उसके जो मोटिव हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम एक बंद गली में आ गए। अब कोई रास्ता है, आप तजियाकार हैं, तीनों एक साहिब राय लोग हैं, तो क्या पाकिस्तान एक बंद गली में है? आगे हमारे जो चैलेंजेस है वो देखें कितने बड़े चैलेंजेस हैं इस खित्ते के अंदर। सीप के बाद अमेरिका जो गेम खेल रहा है, उन्होंने कहा कि सितंबर में हम अफगानिस्तान खाली कर देंगे। एक आग है अफगानिस्तान जिसके शोले पाकिस्तान तक आएंगे, तो हमारी क़यादत कहाँ खड़ी है? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आप ये जरूर नोट रखें कि जब आप बीमारी अच्छे तरीके से जानेंगे इनकी बीमारी क्या है, तो फिर उसका हल भी नहीं निकलेगा और उसका इलाज भी नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हो रही है, मैं तो उस बात पे यकीन रखता हूं कि चाहे कितनी भी तबाही आए, मैं पूरी उम्मीद हूं, क्योंकि नई इमारतें खंडरात पर भी बनती हैं। लेकिन बात ये ज़हन में रखिएगा कि लेट द पॉलिटिकल सिस्टम कंटिन्यू। जब तक आप ये नहीं करने देंगे और उसके रुकावटें डालते रहेंगे, तो फिर ये सिस्टम होगा जो आज हम फेस कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन अपोजिशन जमातों का नहीं है, उन्होंने तो एक अपोजिशन का रोल प्ले करना था। असल तो बात यह है कि दी गवर्नमेंट इन प्लेस जो है वो क्या कर रही है, इन पावर गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, असल में को बुरी तरह डिलीवर करने में हो गई है नाकाम। अब उसकी रिप्लेसमेंट है, उसकी सिचुएशन सारा कुछ हो रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो देखिए, मैं एक बात से हमेशा से खौफजदा, दोस्तों भी कहते हैं, वो कहते हैं यार आप ज्यादा खौफजदा हैं। मैं कहता हूँ इस बात से डरे कि किसी वक्त आपकी सड़कों के ऊपर 14-15 साल के लड़के डंडे पकड़ के गाड़ियां तोड़ने शुरू कर देंगे, तो फिर हमसे वो कोई फिर इंकलाब नहीं होगा, इंतशार होगा और बड़ी खौफनाक सिचुएशन होगी, जो उसमें हम देख रहे हैं। ये जो मुआशी अदम मुसावात है, ये भी मैं डेफिनेटली देखें ना, आपके मुल्क के अंदर 7 से 8 करोड़ नौजवान है जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वो बेरोजगार, उसकी बड़ी से बड़ी तादाद जो है वो रोजगार के घरों में बैठी हुई है। ये जो तादाद होती है, ये जो एनर्जेटिक नौजवान होते हैं, आप इनको करते तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी एटॉमिक पावर है, ये सबसे बड़ी, बहुत खुशकिस्मत है हमारे पास, हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि दुनिया के अंदर ये मौजूद नहीं है आबादी। इसके लिए रो रहा है कि उनके पास इस वक्त इतनी बड़ी एक्सपेंशन हो गई है, बच्चे नहीं आगे या नौजवान इतनी तादाद में नहीं है कि वो आगे से इस सारी उनकी इंडस्ट्री को संभालेंगे। जापान में इशू चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, हम ब्लेस्ड, पास इतने
जबरदस्त नौजवान है, लेकिन वो इस वक्त मिसगाइडेड मिसाइल भी बनते चले जा रहे हैं। वो मुल्क में इंतशार चाहती हैं, वो उनको अपनी लाइंस में भी लगा रहे हैं। वजह यह है कि इकोनॉमिक जो डेट है इस मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमिक नाइंसाफी है, और देखे मुझे बड़ी क्लियर है कि जिन माशरों में इंसाफ खत्म हो जाए वो माशरे तबाह हो जाते हैं। इंसाफ सिर्फ ये नहीं है कि अदालतों और जो है जो थानों में इंसाफ नहीं मिल रहा, हर अमल के अंदर अगर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, अगर कोई नाजायज बिल डाल रहा है, अगर किसी से कोई महंगी चीज उसको बेच रहा है, तो सब भी नाइंसाफी का एक चक्कर है। ये किस रेट है? बेसिकली पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, लेकिन मसला पाकिस्तान मैनेजमेंट का है। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है, पाकिस्तान के अंदर निजाम भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, असल इंप्लीमेंटेशन और इसकी मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट के पीछे एक होती है नीयत। नीयत है, बात है कि खुद प्रोफेसर साहब ने भी बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, कि कोई वो पॉलिटिक्स भी कहता है, कोई वो काम भी करना चाहता है, वो जो सोचे कि यार मैं कौम के लिए, अवाम के लिए, जब अपने पे चले जाएंगे तो फिर ये चीजें होंगी। जिस दिन हमारी ये नीयत ठीक हो गई हमारे हुक्मरानों की, तो जरूरी नहीं है यहाँ डरी हो, जरूरी नहीं है यहाँ डिक्टेटरशिप हो। चाइना के अंदर देखें आप, हमारे वहां पे जो कैपिटा इनकम क्या है, वहां आम लोगों की हालत जार क्या है। दुबई वगैरह में देख लें, वहां कहीं पे भी जमहूरियत, लेकिन लोगों की जिंदगियां बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पर कोई भी निजाम रखें, लेकिन अगर आपकी नीयत या आप ये करना चाहेंगे, लेकिन जब एक मुल्क का तबका जो कि शायद 5-10% तमाम जराए पर, वसाइल पर काबिज हो जाएगा, तमाम सोते जो हैं उस काबू में आ जाएंगे, उनके बच्चे तो जाके अमेरिका और यूरोप में पढ़ेंगे, और आम आदमी बच्चा दवाई के लिए भी मजबूर हो जाएगा और उसके लिए एजुकेशन के लिए भी होगा। और इस वक्त कोरोना ने जो मुल्क कर दी है, उस दौरान तो हमारे जो हुक्मरान है उन्हें बड़ा सोचना चाहिए कि ये जो 7-8 करोड़ नौजवान तबका, इसको एंगेज आपने कैसे करना है। आपने ऐसी पॉलिसियां लानी थी कि इस बच्चे को रोलता, ये काम करता, कोई खेलों में आगे निकलते, कोई इकोनॉमी में आगे निकलते, तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। इस बच्चे को आपने दीवार के साथ लगा दिया और वो डंडे पकड़ने पे मजबूर हो गया। मसूद साहब, 8 करोड़ बच्चे हैं, और क्या ये एक बहुत बड़ा खौफ नहीं है इस सोसाइटी के लिए अगर हमने इसे टाइमली और प्रॉपरली एड्रेस ना किया तो? अब आपका क्वेश्चन, मैं सल्यूट यू, नौजवानों के हवाले से आपने बात की, और एहसन ने जो कहा ना कि मिसगाइडेड मजाइल बन जाएंगे ये, यानी अनगाइडेड मजाइल हो जाएंगे। अब इस मौके पे क्या करना चाहिए इशारा राना, इनको सोच दें। तो मियाँ साहब ज्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं, मुझे वो हेलन केलर की एक बात याद आ गई, एक एक्टिविस्ट थी, शायद रही वो, हालांकि अंधी थी वो, तो उसने कहा था कि लोग सोचना पसंद नहीं करते। अच्छा, लोग कब सोचना पसंद, उनकी बात सुनाऊं मैं, लोग सोचना कब पसंद नहीं करते, जब लीडरशिप उन्हें कोई सोच नहीं। हर चीज देखें, सूरज चमकेगा तो ज्यादा तारीफ आएगी ना नौजवानों में। मैं कर्ज करूं, वो हेलन केलर की बात करूं, उसने कहा कि लोग सोचना पसंद थे क्योंकि सोच किसी नतीजे तक जाती है, और सारे ने जो है चूंकि वो खुशगवार नहीं होते, तो हम चाहते हैं कि खुशगवार सोचों में, ख्वाबों में, सपनों में रहे। तो हम जो सबसे बुरा काम राणा साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि हमारी लीडरशिप, अब मैं सब लीडरों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो असेब काय बन गई है। वो ठीक है, किसी ने नया पाकिस्तान पे अट्रैक्ट किया, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान पे, किसी ने सबज पाकिस्तान पे अट्रैक्ट किया। नौजवानों को ये सोचना पड़ेगा और सोचना पसंद करना पड़ेगा, चाहे खुशगवारी हो ना खुशगवारी आएगी, तो जो ऐसे निकाला खंडरात पे फिर हम बनाएंगे, तो हमसे सोच छीन ली है। सोच कब छीनी जाती है? जब लीडरशिप के पास सोच ना हो, और लीडरशिप के पास सोच उस वक्त खत्म हो जाती है जब टेक्नो के काम लिए जाए, टेक्नोक्रेट मावन होती हैं, वो कभी आप नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, ये जो अभी, अगर आप मुझे माफी के साथ ये कहता हूं, ये जो आप कभी एक कट्टा इधर से खोलते हैं, एक कट्टा उधर से बांध दिया, क्योंकि कट्टे जितने भी किलो से बांध ले यार, वो भैंस तो नहीं हो सकते कि दूध दे। आप बदलते हैं, वो पूरे बंदे ही बदल के देखो, शायद आपका कोई सोच आ जाए, शायद मेरी नौजवान सोच आ जाए, और शायद ये जो मोहम्मद अरबी, जो मुझे भी अपनी जान से अजीज है, आप उनकी सोच के साथ अपनी सोच की मुताबिकत आ जाए। सो जब लीडरशिप नहीं, जब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट होगी, जब सिर्फ आमरीयत होगी, फिर सोच नहीं होगी, सोच एक से बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को फिर से एक कदम की और एक की जरूरत है, भले वो नाखुशगवार नतीजा नहीं। मियां साहब तो जज्बाती हो गए, जाहिर माशाल्लाह जी, मैं तो हम सब भी अपने दिल पे महसूस करते हैं। मैं आज से सोचना शुरू कर दूंगा। और नहीं, वो नौजवानों की बात कर रहे हैं। अच्छा, नौजवान, लेकिन 12 आप अभी मैं पीछे ले जाए तो सोच में अभी नौजवान हूँ। अच्छा, आप सोच में नौजवान है। लेकिन सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आपसे आखिरी रिमार्क। जी जी,
जो सूरत हाल है, देखें सरे-दस्त ना तो हम उन 8 करोड़ बच्चों को नौकरियां दे, सही, ना हमारे पास रोजगार के मौके हैं, ना हमारी माशी सूरत हाल है। सच्ची बात यही है और हमें हकीकत पसंदी से इस चीज को देखना चाहिए। क्या ये हमारी जो ताकत 8 करोड़ नौजवानों वाली है, यही सबसे बड़ी कमजोरी? अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को नौकरियां नहीं देते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि वजीर आला का पुप्पा जो है हमने 15 लाख पे लगा दी है रिटायर हुए को, ऐसे काम तो है जो है तो रोक सकते हैं जी। पुप्पा क्या होता है? देखिए, ये कमजोरी तो हमारी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर नौजवान अगर बेरोजगार रह गया, उनका फ्यूचर कुल मैं समझता हूँ तारीख है, और मुल्क के अंदर उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी? कंट्रीब्यूशन तो आपकी आने वाली नस्ल की होगी। तो आपकी देखें, इकोनॉमिक इंजन चलाती तो आवाम ही है, लेकिन मैं कहता हूँ अब भी ये काम सिदरा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कर दें और किसी ट्रैक पे ले आए तो कर लग गया फुफा जरूर वो फिर थोड़ा बहुत मेरा मामला क्लियर करके मामला समझने हो जाएंगे। हम उस तरफ चल नहीं रहे, हमने तो रोका हुआ सारा। बहुत शुक्रिया सर एहसन ज़ियाब, मियां सैफुर रहमान साहब, प्रोफेसर नईम मसूद साहब। और प्रोग्राम वक्त नाज़रीन ख़त्म हो रहा है, और इस बात पे कि जिस मुल्क के अंदर जो उमरा हैं उनके कुत्ते भी उस रिहाइशगाह में रहें जहाँ पे एक गरीब आदमी रहने का तसव्वुर ना करता हो, और जहाँ का दानिश्वर इस बात के ऊपर अपना वक्त लगा रहा हो कि ये जो इतने 100 एकड़ ज़मीन है ये मियाँ बरादरान की हो या किसी की हो, ये उनका हक है। और जिस मुल्क के अंदर करोड़ों नौजवान जो हैं वो सुबह से शाम तक सिर्फ इस इंतज़ार में रहें कि कहीं से उन्हें कोई अच्छी खबर मिले और ना मिले, ऐसे में आप कैसे ये तवक्को रखते हैं कि फूल ही फूल खिलेंगे? कैसे आप तवक्को रखते हैं कि रहमत ही रहमत बरसेगी, जब हम खुद बतौर नीचे से शुरू हो जाएं, गंडेरी बेचने वाले से शुरू होके ऊपर चीनी बेचने वाले तक, जो जहाँ पे है अपने हैसियत के मुताबिक बेईमानी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो साथ वाले का गला दबा रहा है, अपनी दौलत कमाने के लिए वो लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है। ऐसा मुआशरा जहाँ सुबह से शाम तक सब झूठ फ्रॉड बोला जा रहा हो, ऐसे मुआशरे में रहमतें कैसे बरसेंगी? पहले हमें अपना हिसाब करना होगा, फिर हुक्मरानों को भी देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।